Hi, good morning to all of you present in this morning session. Yesterday we have discussed cash book, and that chapter, 11th chapter, was finished. All the related illustration we have discussed. Now we are going to start the chapter number 4. मुझे ऐसा बताया गया था कि चैप्टर नंबर 4 किया नहीं गया, हालांकि हम कर चुके हैं, फिर भी मैं इस चैप्टर नंबर 4 को जो है आज दोबारा से करता हूँ। छोटा ही चैप्टर है, कोई ज़्यादा दिन 2 ही लेक्चर लगेंगे मुश्किल से ही। आपका 4th नंबर चैप्टर है प्रोसेस एंड बेस फॉर अकाउंटिंग। ठीक है जी, तो चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, चैप्टर नंबर आपका 4, प्रोसेस फॉर process and base of accounting. Process and base of accounting. This is the chapter name and it is the chapter number 4. Now we are going to discuss. अब ये है कि आप अकाउंटिंग हमने अभी तक की है, जो आपने देखा होगा कि हमने उसके अंदर ये किया कि जब ट्रांजैक्शन होता है तो हम उसकी जनरल एंट्री करते हैं, जनरल एंट्री से फिर हम उसकी लेजर के अंदर जाते हैं। तो आपका यहाँ पर जो है पूरा अकाउंटिंग का प्रोसेस है क्या, तो उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स। सबसे पहला आपका प्रोसेस में यानी जहाँ से आपका अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, सबसे पहले आपकी अकाउंटिंग स्टार्ट यहाँ से होती है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन से का आइडेंटिफिकेशन करना मीन्स ट्रांजैक्शन का आइडेंटिफिकेशन क्या करना है। ट्रांजैक्शन का मतलब नॉर्मली हम कहते हैं ना कि लेन देन होना, कि एनी टाइप ऑफ द थिंग given and taken, that is called a transaction. But in the business there are so many other things also which are useless. For example, if there is a quarrel between the manager and the workers and due to this reason there is heavy loss in the industry or in the business, there may be a quality manager who has improved the sale of the business and who has raised the business, and there may be a good manager of a production manager, he has increased the production by 2 times or 3 times and it will lead to the business to the profit, but we can't enter them, we can't enter them। तो क्यों नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए नहीं कर पाएंगे कि हम सबसे पहले देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, कि ट्रांजैक्शन जो है वो किस प्रकार की है, इट इज़ ऑफ फाइनेंशियल नेचर और नॉट ऑफ फाइनेंशियल नेचर। इफ इट इज़ ऑफ फाइनेंशियल नेचर वी विल record in our journal entries or in our cash book or in our subsidiary books. If it is not of nature of a financial nature, we will not record the anywhere, क्योंकि बिजनेस में केवल और केवल आपके पैसों से मतलब है। If there is any transaction which has the monetary any matter, then it will record. If there is no monetary issue, then there is no recording. अगर हम ये कहें कि एक गुड मैनेजर ऐसा आया कि जो सभी एम्प्लॉयज़ को टेंशन उसने कम कर दी और वो बहुत अच्छा काम भी कर लेता है लोगों से, तो हम इसकी एंट्री नहीं कर सकते कि गुड मैनेजर उसकी क्या एंट्री होगी। इट इज़ नो जनरल एंट्री। ओनली इफ वी हैव सोल्ड द गुड्स, वी हैव परचेज द गुड्स, वी हैव रिटर्न द गुड्स, वी हैव पेड द मनी, वी हैव रिसीव्ड द मनी, तो वहाँ पर आपका मॉनेटरी नेचर है। तो सबसे पहला identification of a transaction. If the transaction related to any monetary issue, then we will made it recording. If a transaction doesn't relate to the financial nature, then we will not record. Second, preparation of voucher. Second is preparation of voucher. Preparation of voucher means when we identified any transaction, for example, we have purchased some goods from Mohan. It means we have received the goods, we have paid the cash to Mohan, we certainly we get a cash receipt from him.
If we have purchased it on credit, then certainly we have get a invoice from him, and it means some proof we have get from him that we have purchased the goods from him or not. तो वो आपको उसके बाद में आप जो वोचर तैयार करते हैं, तो वोचर की जैसे डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि वोचर इज ए डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट एंड विच इज साइंड बाय द ऑनर. मीन्स वोचर इज ए डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट एंड विच इज साइंड बाय द मैनेजर. अब ये डेफिनेशन मैंने आपको दोबारा से फिर देखो इस चीज़ को कि मान लो कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, वोचर के बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन किया था कि मान लो कि आपके स्कूल के प्रिंसिपल जो हैं वो 20 चीज़ों की एक लिस्ट देते हैं. ठीक है, आपके जो भी स्कूल के अंदर कोई माल खरीद के लेके आता है, कोई भी सामान खरीद के लेके आता है, उसको 20 चीज़ों की एक लिस्ट देते हैं. ठीक है, और उनको कहते हैं ये पैसे भी ले जाओ और आप जो स्कूल के लिए ये चीज़ें खरीद के ले आओ. अब वो बंदा जो खरीद के लेके आएगा तो उसको ये बोल दिया कि बिल साथ में ले आना. ठीक है, अब वो बंदा वहाँ गया, उसने जो है मान लो कि आपके जो कुछ रफ पेपर खरीदे, उसने पेन खरीदे, कुछ पेंसिल खरीदी, कुछ उन्होंने स्टेशनरी का और सामान खरीदा और सभी से उसने जो है वो कागज़ के साथ बिल साथ में ले लिए और पेमेंट करता है. इसके बाद जैसे स्कूल में आएगा तो वो जो है सारा का सारा सामान और सारे बिल जो है वो प्रिंसिपल सर को दे देंगे और प्रिंसिपल सर जो है वो आपके क्लर्क को अकाउंटेंट को बुला करके कहेंगे सामान जो है वो देख लो, गिन लो और इनके बिल पूरे हैं कि नहीं वो देख लो और जो बाकी बचे हुए पैसे से वापस दे दो. तो क्या होगा कि जितने भी बिल हैं उनको क्लर्क ने टैली किया, जितना सामान था उसको टैली किया, वो ओके है. ओके होने के बाद में जो अकाउंटेंट है वो क्या करेगा कि आपके एक कागज़ लेगा. ठीक है, उसका नाम है वोचर. उस वोचर के पीछे वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट अटैच करता रहेगा. यानी मान लो 10 बिल लेके आता तो एक ऐसा वोचर जो है वो डेबिट वोचर या क्रेडिट वोचर होता है, वो डेबिट वोचर या क्रेडिट वोचर लेगा और खरीद के लेके आता नीचे भी खर्चा डेबिट वोचर ही होगा. अगर हमें कोई किसी से पैसा लेते तो क्रेडिट वोचर होता. ठीक है, तो डेबिट वोचर ही होगा. तो उसके पीछे आपका स्टेशनरी का बिल है, आपके जो पेपर्स का बिल है, आपके पेन का बिल है, पेंसिल का बिल है, सभी उस कागज़ के पीछे लगा करके अटैच कर देगा. तो ये आपका कहलाता है वोचर. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये किसने प्रिपेयर किया, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट. ये अकाउंटेंट ने प्रिपेयर किया और साइन लास्ट में प्रिंसिपल कर देगा, मैनेजर जो स्कूल का वो कर देगा. तो वोचर इज ए डॉक्यूमेंट विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट एंड विच इज़ साइंड बाय द मैनेजर. तो पहले तो ये हुआ कि आपका अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले तो आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शंस हैं उनका आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा कि विच टाइप ऑफ द नेचर द ट्रांजैक्शंस आर. द ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर देन इट इज फॉर यूज ऑफ आवर बिजनेस और फॉर द यूज ऑफ द रिकॉर्डिंग. और अगर फाइनेंशियल नेचर का नहीं तो हम उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते. सेकेंडली, इफ द ट्रांजैक्शंस आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर देन वी प्रिपेयर द वोचर. ठीक है जी, वोचर के बाद में रिकॉर्डिंग इन बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. आपकी इसके बाद में जब ये वोचर बन गया तो ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्रीज में रिकॉर्डिंग होगी. ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्रीज की रिकॉर्डिंग कौन सी होती है, ओरिजिनल बुक्स जो मैंने अभी बताई थी आपको थोड़े दिन पहले, तो उसमें आपका जर्नल है. ठीक है, जर्नल एंट्री जो करते थे जर्नल है. उसके बाद में आपकी 7 सब्सिडरी बुक थी जिसमें एक आपकी कैश बुक है, फिर आगे परचेज बुक होगी, फिर सेल्स बुक होगी, फिर परचेज रिटर्न बुक होगी, सेल रिटर्न बुक होगी. तो वो हम आगे आएंगे हम करवाएंगे उनको. तो अभी मैंने आपको जर्नल करवाया था और कैश बुक करवाई थी. तो जर्नल और कैश बुक क्या है, ये आपकी ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री होती है. यानी आपने सबसे पहले ट्रांजेक्शन को देखा कि फाइनेंशियल नेचर का है नहीं है. अगर फाइनेंशियल नेचर का है तो उसके बाद हमने वोचर प्रिपेयर किया. वोचर प्रिपेयर करने के बाद में हमने ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री के अंदर उसकी रिकॉर्डिंग है जर्नल में या हमारी जो 7 सब्सिडरी बुक्स हैं उनके अंदर हमने उसकी रिकॉर्डिंग की. नेक्स्ट उसके बाद में आता है दैट इज ए पोस्टिंग टू लेजर. ठीक है जी, नेक्स्ट आपके पास है पोस्टिंग टू लेजर.
पोस्टिंग टू लेजर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपकी एंट्री थी, तो आपके जो ओरिजिनल एंट्री की बुक्स होती हैं उनके अंदर एंट्री की जाती हैं। यहाँ से एंट्री करने के बाद जो लेजर बनाया जाता है, लेजर मैंने आपको बताया था टी शेप का, जो इस प्रकार से बनता है। तो टी शेप के जो बुक है उसमें लेजर है, उसमें पोस्टिंग होती है। हमेशा ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री में जनरल एंट्री होगी और लेजर के अंदर हमेशा पोस्टिंग होगी। जो आपका लेजर है, इट इज़ द प्रिंसिपल बुक, ये आपकी प्रिंसिपल बुक मानी जाती है, क्योंकि एट द एंड ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू ए पर्सन कम टुगेदर एट वन प्लेस। और ये आपका लेजर है या लेजर अकाउंट बोलें। तो मैंने लेजर अकाउंट की डेफिनेशन आपको दी थी एक बार पहले, वो मैंने बताया था कि लेजर मीन्स और अकाउंट मीन कि रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजेक्शंस, रिकॉर्डिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग all the transaction related to a person or firm, it is called as an account। कि आपका किसी भी व्यक्ति से या फर्म से संबंधित सभी प्रकार के ट्रांजेक्शन को एक ही जगह रिकॉर्ड करना, वो आपका लेजर अकाउंट कहलाता है। तो यानी जर्नल में सभी एंट्रीज आप करते हैं, यहाँ पर आपका एक पर्टिकुलर कंपनी से, पर्टिकुलर फर्म से रिलेटेड एक अकाउंट आपका बनता है। तो नेक्स्ट आपका पोस्टिंग टू लेजर हो गया। और उसके बाद में प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लास्ट आपका स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि जैसे आपने लेजर बना दिया, आफ्टर प्रिपरेशन द लेजर यू विल प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से होता है जिसमें आपके डेबिट और क्रेडिट जो दो कॉलम होते हैं, और उन डेबिट और क्रेडिट कॉलम का हमेशा टोटल बराबर होगा। उससे ये पता चलता है कि हमारी जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है वो हमारे अकाउंट्स की सही है कि नहीं है। तो उससे हमें पता चलता है ट्रायल बैलेंस से। ट्रायल बैलेंस के बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके बनाते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो आपकी मेनली हम तीन प्रकार की मानते हैं, ठीक है। उसमें ट्रेडिंग अकाउंट है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और बैलेंस शीट है। तो आपके तीन प्रकार के हम मानते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये जो प्रोसेस है अकाउंटिंग का पूरा हो जाता है। तो इसमें आपके कौन कौन से स्टेप हो गए? नंबर 1 वो आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स, नंबर 2 प्रिपरेशन ऑफ वॉचर्स, यानी वॉचर प्रिपेयर कर लिया, नंबर 3 जर्नल एंट्रीज, नंबर 4 प्रिपरेशन ऑफ लेजर, और नंबर 5 प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आपके 5 जो स्टेप हैं ये पूरे के पूरे आपके इसके अंदर हमारे अकाउंटिंग के प्रोसेस के बेस होते हैं, ठीक है जी। तो ये मैंने आपका एक्सप्लेनेशन इसका किया है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, एनीबॉडी हैव एनी टाइप ऑफ द प्रॉब्लम, प्लीज यू कैन आस्क। हाँ जी, भूमि कोई प्रॉब्लम है, पूछना कुछ आपको? समझ में आ रहा है? अच्छा, इशिता कुछ समझ में आया? ओके, पूनम है, आई है क्या? पूनम को देखना है क्या? पूनम कुछ समझ में आया बेटी आपको? पूनम समझ में आ रहा है आपको बेटा? वो पूनम नहीं क्लास में आज, रिधि है? बोलिए, कौन सा 5th स्टेप है? 5वां जो स्टेप है वो आपका ये कि प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ये अभी मैंने आपको ट्रायल बैलेंस अभी बुक में करवाया नहीं, मैंने अभी आज तक ना आपको जनरल एंट्री करनी सिखाई है, लेजर की कुछ बातें बताई, ज़्यादा वो भी नहीं बताई है। अभी उन लेजर के जैसे मैं लेजर करवाता हूँ उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये आता है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस है वो होता है आपका कि आपके जितने भी जर्नल से लेजर में पोस्टिंग जाएंगी, तो लेजर का जैसे हमने कैश बुक में किया था बैलेंस CD बैलेंस BD, तो सारे CD बैलेंस हम लेते हैं उसमें ट्रायल बैलेंस है।
अगर उसका डेबिट बैलेंस है CD तो डेबिट साइड में लेते हैं, डेबिट कॉलम में, और क्रेडिट साइड में बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में लेते हैं, और फिर उनका टोटल करते हैं दोनों साइड का, दोनों कॉलम का, वो बराबर है तो इसका लिए हुआ कि आपका जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है, यानी आपकी इसका लिए हुआ कि जो फिगर्स उनमें कोई गड़बड़ नहीं है, वो हमें पता चल जाता है। फिर उसके बाद में 3 चीज़ें और बनती हैं, वो बनती है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये आपके आगे डिटेल में आएंगे, तब आपको पता चलेगा कैसा होगा। तो ये चीज़ें बार बार सुनने को मिलेंगी, ट्राई बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये लगभग अकाउंटेंसी में आपकी यही चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है, तो आपने जो है सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, फिर प्रिपरेशन ऑफ वॉचर्स, उसके बाद रिकॉर्डिंग इन द ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री, फिर उसके बाद पोस्टिंग टू लेजर, और लास्ट आपका जो है वो प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये होते हैं। हाँ जी, और कोई रिद्धि आई है क्या क्लास में? नहीं आई? आज कितने बच्चे हैं? कम है क्या आज बच्चे? टेन है? बाकी तो बाकी ठीक होने चाहिए। हितेश, समझ में आ रहा बेटा आपको? हितेश नहीं आ रहा, कहीं गुम हो गया। हाँ, संदीप जांगड़ा, संदीप स्पीकर खोलो बेटा। समझ में आ रहा है आपको? ओके ठीक है, स्पीकर देर से खोलते हो, काफ़ी देर लग जाती है आपको स्पीकर खोलने में। ईशु, ईशु अग्रवाल है? ईशु अग्रवाल, कुछ कर रहे हो बेटा? समझ में आ रहा है आपको? चलो अच्छी बात है। हाँ जी, इसमें कुछ पूछना जो मैंने अभी आपको बताया है? नहीं पूछना? हाँ जी, अब ये कहता है कि बेस ऑफ अकाउंटिंग, आपका नेक्स्ट पेज पे 4.2 पे है। ये मैंने आपके 5 स्टेप्स एक्सप्लेन कर दिए हैं इजी लैंग्वेज में, इनका और कोई मीनिंग नहीं होता है। हाँ जी, बेस फॉर अकाउंटिंग, बेस फॉर अकाउंटिंग, अकाउंटिंग आप किस प्रकार से करते हैं? तो बेस फॉर अकाउंटिंग में एक तो होता है कैश बेसिस और एक होता है आपका एक्रूअल बेसिस। ठीक है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है और ये क्या चीज़ें होती हैं? तो आपका बेस फॉर अकाउंटिंग में, आपका बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का बेसिस कौन सा है? तो यानी आप जो है अकाउंट कैसे बनाएंगे? तो एक तो आपके पास में होता है, वो होता है कैश बेस। आपके पास में कैश आया तो आप एंट्री करोगे, नहीं आया तो नहीं करोगे। ठीक है, तो आपके पास 2 बेस हैं। नंबर 1 है कैश बेसिस, नंबर 1 कैश बेसिस, और दूसरा आपके पास में है एक्रूअल बेसिस। दूसरा आपके पास में एक्रूअल बेसिस। अब कैश बेसिस से जो है उसका मतलब क्या है, हम पहले इसी का हम एक्सप्लेनेशन लेते हैं। कैश बेसिस का क्या मतलब है? कि कैश बेसिस का मतलब जो आपके पास में होता है वो है कि अंडर दिस बेसिस इनकम आर नॉट रिकॉर्डेड अनलेस दे आर रिसीव्ड इन कैश। सिमिलरली एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन दे आर पेड इन कैश। यानी हम इनकम को इनकम तब मानते हैं जब कैश मिल जाए, और खर्चे को खर्चा तभी मानते हैं जब हमने उसकी पेमेंट कर दी। अगर आपने उधार में कोई चीज़ खरीदी तो खर्चा नहीं मानेंगे। अगर आप खर्चा तब मानेंगे जिस दिन आप उस खर्चे की पेमेंट कर देंगे। तो ये आपका कहलाता है एक्रूअल बेस ना कैश बेस। या दूसरे शब्दों में ये कहते हैं कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल एंड ऑल आर इग्नोर्ड एक्चुअली कैश रिसीव्ड और पेड ऑफ देम। कि यानी क्रेडिट की जितनी भी, क्रेडिट का उधार, उधार की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं हम उन सभी को इग्नोर कर देते हैं, केवल कैश बेस को हम इसको लेते हैं। ठीक है जी। अब इसमें आपका यहाँ पर जो है एक्चुअल कैश रिसीट और एक्चुअल कैश पेमेंट को हम ध्यान में रखते हैं। तो हम जो भी कोई गुड्स खरीदते हैं या एक्सपेंसेस पे करते हैं या वेजेस, सैलरी, रेंट, ये जब हम पे करते हैं तो हम उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं, और वरना उनकी रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं। तो ये ज़्यादातर कहाँ पर कामयाब हैं? ये ज़्यादातर आपके प्रोफेशनल पीपल्स हैं, जैसे कि लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जिनका उधार का काम ना के बराबर है। तो वहाँ पर आपका ये कामयाब होता है। क्योंकि बिजनेस में देखें तो बिजनेस में क्या है कि मैनी टाइम्स वी परचेज goods on credit and many of the times we sell the goods on credit. It means in businesses we have the credit transactions also, but in cash basis transaction only cash transactions are recorded.
रिकॉर्डेड। तो कैश ट्रांजेक्शन कहाँ कामयाब होंगे? या तो डॉक्टर लोग किसी को उधार नहीं करते हैं लंबी चौड़ी, कोई कस्टमर की तो बिल्कुल भी नहीं करते, ठीक है। इसी प्रकार से आपके जो एडवोकेट्स हैं, इसी प्रकार से आपके जो चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, तो इनके ज़्यादा उधार के काम नहीं हुआ करते हैं, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होगा? तो पहला फ़ायदा ये है कि दिस बेस इज सिंपल एंड रियलिस्टिक। तो पहला एडवांटेज इसका जो है कौन सा है? पहला एडवांटेज है सिंपल एंड रियलिस्टिक। ये बड़ा सिंपल है। इफ यू रिसीव द कैश यू विल रिकॉर्ड, इफ यू आर नॉट रिसीव द कैश यू विल नॉट रिकॉर्ड। एंड रियलिस्टिक एंड वास्तविक। सच्चाई भी यही है कि इफ यू रिसीव द कैश देन यू आर डूइंग द बिजनेस। अगर जो पैसे उधार पे ही है, पता नहीं कब आएगा कब नहीं आएगा, तो वो कोई ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं है। एंड सेटिस्फाई द कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनी पीपल। कंजर्वेटिव होता है परंपरावादी, और ज़्यादा जो रूढ़िवादी या परंपरावादी लोग वो क्या मानते हैं? कैश आ गया तो भैया फ़ायदा है, और कैश नहीं आया तो कोई प्रॉफिट नहीं है। तो उन लोगों के लिए बढ़िया है। दूसरा है इट डज नॉट रिक्वायर टू यूज़ द एस्टीमेट एंड पर्सनल जजमेंट। में से कि नो रिक्वायरमेंट ऑफ एस्टिमेशन। यहाँ पर एस्टिमेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप कहेंगे एस्टिमेशन का क्या मीनिंग है? अब एस्टिमेशन का लीजिए कि सपोज वी हैव सोल्ड द गुड्स ऑफ 10 करोड़ ऑन क्रेडिट। अब 10 करोड़ रुपए के अनुमान उधार बेच दिया, तो हम ये देखेंगे हाउ मच मनी विल बी बैड डेट्स, उसमें कितना पैसा बैड डेट्स हो सकता है। इसका ये हुआ कि आप उनका कोई एस्टिमेशन कर रहे हैं, पर रियलिस्टिक में आपका कैश में माल बेचा, पैसे आ गए, नहीं बेचा, ठीक है। इसका ये हुआ कि आपका ये जो है कोई एस्टिमेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। थर्ड है इट इज सुटेबल फॉर दोज एंटरप्राइजेज वेयर मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑन कैश बेसिस। तो ये आपका जो सूटेबल कहाँ पर है? ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स के अंदर सूटेबल है, जहाँ पर मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन कैश में होते हैं, तो वहीं पर आपका ये सूटेबल है। तो ये तीन इसके फ़ायदे हैं। पहला तो ये सिंपल और रियलिस्टिक है, दूसरा कोई एस्टिमेशन की जरूरत नहीं है, थर्ड आपका जो है कैश ट्रांजेक्शन जहाँ पर होते हैं वहाँ पर ये सूटेबल है। और आपके डिसएडवांटेज जो हैं वो कौन से हैं? तो डिसएडवांटेज देखें तो डिसएडवांटेज में आपका पहला डिसएडवांटेज है इट डज नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। नो ट्रू एंड फेयर व्यू, नो ट्रू एंड फेयर व्यू। फेयर होता सच्चा, नो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ बिजनेस प्रॉफिट, बिजनेस प्रॉफिट और लॉस। कि बिजनेस प्रॉफिट और लॉस का सही व्यू नहीं बताता है। सही व्यू नहीं बताने का मतलब क्या हुआ कि आपका जो बिजनेस ट्रांजेक्शन जितने भी हैं, अब उसमें उधार भी होते हैं, नगद भी होते हैं। इफ़ यू सेल द गुड्स ऑन क्रेडिट दैट विल आल्सो अर्न द प्रॉफिट। तो अगर ये हो सकता है कि आपका जो उधार पे माल बेचा वही प्रॉफिट बेचा, वही तो आपको प्रॉफिट अर्न करेगा ना। पर यहाँ पर तो हम कहते हैं कि नहीं, उधार वाली चीज़ को हम लेते ही नहीं है, उधार को मानते ही नहीं है, केवल कैश ट्रांजेक्शन की एंट्री करेंगे। हमने मान लिया उधार बेच भी दिया तो वी विल नॉट मेक द एंट्री, और एंट्री नहीं करेंगे तो अब प्रॉफिट का सही पता ही नहीं चल पाएगा कि हमारा प्रॉफिट एक्चुअली कितना है, क्योंकि काफ़ी सारा माल तो आपने उधार में बेच रखा है। सेकंड है इट डज नॉट फॉलो मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। फॉर एग्जांपल एक्विजिशन ऑफ गुड्स have to be treated as an expense or the period which payment is made instead of a period when the benefit are derived from them। यानी आपका जो है मैचिंग कंसेप्ट को ये फॉलो नहीं करता है। नो फॉलो ऑफ मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट आपका क्या कहता है? मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है कि इफ वी हैव परचेज द गुड्स on credit or we sell the goods on credit then they are treated। अगर हमने गुड्स खरीदी हैं तो दे आर ट्रीटेड इन एक्सपेंस, तो हम उनको एक्सपेंस से मान लेते हैं। और जब उन्हें पेमेंट करते हैं तो उसका बेनिफिट जो लंबे टाइम बाद में आता है, तो हम दोनों कंसेप्ट को नहीं मानते इसमें, यानी मैचिंग कंसेप्ट को मानते ही नहीं है। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि हमने जो गुड्स बेची हैं ना, या गुड्स खरीदी हैं तो उनको खर्चा मानो, जो गुड्स बेची हैं तो हमारी इनकम मानो।
पर ये कहते हैं कि उधार पे बेची हैं, उधार पे हमने खरीदी है, तो उसको मानते ही नहीं है, तो मैचिंग कंसेप्ट को ये एक्सेप्ट करता ही नहीं है। थर्ड है देयर इज ए ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ प्रॉफिट, यानी आपके जो है पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन, possibility of मैनिपुलेशन होता है गड़बड़ करना, यानी उल्ट पुलट कर देना किसी चीज़ को, कि आपको कम वाली चीज़ को ज़्यादा दिखाना, ज़्यादा वाली चीज़ को कम दिखा देना, ये आपका मैनिपुलेशन कहलाता है। तो कहते हैं कि यहाँ पर आपका मैनिपुलेशन जो वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो सकता है, क्योंकि आपने जो है, जो मान लो आपके पास 31 मार्च को जो पैसा आना है, आपने उसको जानबूझ के 1 अप्रैल में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में दिखा दिया, या आपने जो माल खरीदा था उस माल को आपने अभी खरीदने के बजाय आपने नेक्स्ट ईयर में यानी 1 अप्रैल को दिखा दिया। तो इस प्रकार से आपकी इनकम कम या ज़्यादा किया जा सकता है, तो मैनिपुलेशन होता है। और फोर्थ है कंपनी एक्ट 2013। फोर्थ आपके पास है कि आपका जो कंपनी एक्ट 2013 है, कंपनी एक्ट 2013 है, इट डजंट रिकग्नाइज इट, इसको जो मान्यता नहीं देता। कंपनी एक्ट 2013 कहता है कि भैया आपका जो कैश बेस है इट इज़ नॉट ए गुड मैटर, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, इसमें एक्यूरेसी कुछ भी नहीं है, मैनिपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं। तो हम इन अकाउंट्स को जो किसी प्रकार से इनकम टैक्स के अंदर या कंपनीज एक्ट में किसी प्रकार के हम इनको ये नहीं कह सकते कि हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, हाँ जी, तो आज हम इतना ही करते हैं। कल ये आपका जो चैप्टर ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा, कल भी छोटा पॉइंट रहेगा। हाँ जी, एनीथिंग यू वांट टू आस्क यू कैन आस्क। हाँ जी, मैं देख लूँ कितने के आपके पार्टिसिपेंट आए हुए हैं, मैं उनसे बात भी कर लूँ। हाँ जी, 10 पार्टिसिपेंट हैं। तो हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है मेरे से? ठीक है जी, ओके। अगर आप नहीं पूछना चाहे मीटिंग, एडवांटेज का है डिसएडवांटेज का? एडवांटेज का डिसएडवांटेज का? डिसएडवांटेज का नो फॉलो ऑफ मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट जो है अभी आपके नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि आपका जितना भी माल खरीदा है, खर्च एक्सपेंस हो गया, जितना माल बेचा है वो इनकम हो गई, उन दोनों को मैच करते हैं, एक्सपेंस को इनकम के साथ मैच करते हैं। अगर आपकी इनकम हुई मान लो 10 लाख, आपके एक्सपेंस हुए 8 लाख, तो 2 लाख रुपीज़ आपके जो है वो प्रॉफिट हो गया। पर यहाँ पर कैश बेस में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो कहता है कैश में जो माल बेचा और कैश में जो माल खरीदा हम उसी को लेते हैं, पर हमारे पास में उधार भी तो काफ़ी सारा माल खरीदा बेचा जाता है, हमारे काफ़ी सारे एक्सपेंसेस जो हमारे ऑन क्रेडिट पे होते हैं। तो यार मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो नहीं करता, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है जी, एनी अदर पॉइंट? चलो ठीक है जी, आज हम इतना ही करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।